चुनाव से पहले की गर्मी उत्तर प्रदेश में शोले बरसा रही है। राज्य की योगी सरकार की अग्नि परीक्षा में केंद्र की मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान महापंचायत बुलाकर अपनी ताकत दिखाई। यूपी में चुनाव से पहले किसानों की ये बड़ी महापंचायत, हजारों की तादाद में जुटे किसान नेता और समर्थक। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे तो माहौल बदल गया। इस किसान महापंचायत में यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को हराने की अपील पर फैसला लिया जा सकता है। बड़ी भीड़ उमड़ी और आप भी पूरे तेवर में नजर आ रहे थे। संतुष्ट हैं इस शक्ति प्रदर्शन से और कितनी नई ताकत मिली है? मिली। अगली पंचायत फिर होगी, उससे अगली और होगी, उससे अगली फिर होगी। ये पंचायत पूरे देश भर में होती रहेगी। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि आपने कृषि कानूनों की बात तो कम की, जिसको लेकर के ये सारा आंदोलन चल रहा है। सियासी बातें ज्यादा की। और ये तो सब पता ही है इनको कि कहीं के लिए आंदोलन है। सब पता है। कृषि कानून, एमएसपी पे गारंटी कानून और जो देश बेचने का काम कर रहे हैं उनकी भी तो बात करनी पड़ेगी। आपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी बाहरी करार दे दिया। हाँ भाई, वहां से उत्तराखंड से जीत के जाए, देश का प्रधानमंत्री बने। जनता ने उनको वोट देकर चुना है। राकेश जी, आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं जनादेश का अपमान है? ये अगर आप ऐसी बात ना हम कहाँ कह रहे हैं, हम सब तो भारतवासी। हाँ तो भारतवासी है तो गुजरात से लड़ो ने, पूरा देश लूट लिया भाई। गुजरात के जितने भी भगोड़े हैं वे सारा पैसा लेकर गुजरात से ही तो भाग गए। ये बताइए, आने वाले दिनों में ये जो मिशन यूपी का आगाज आज आप लोगों ने किया है, आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम आगे रहने वाला है और ये मिशन क्या है? आखिर ये मिशन पूरा देश में जाएंगे, इसको मिशन कहेंगे, कोई इसको पंचायत कहेगा, कोई इसको आशीर्वाद रैली कहेगा, कोई इसको देश छोड़ो कहेगा। तो इसको अलग अलग नाम से, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको जाना जाएगा। यूपी में क्या कार्यक्रम है और यूपी में क्या मिशन है? जी, यूपी में ये रहेगा कि एक तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आमदनी दुगुनी हो जाएगी 2022 में। तो भाई आमदनी दुगुनी कर दो हमारी। 1 जनवरी से बिकने वाली फसल के रेट दुगुने कर दो। बिजली का रेट पूरे देश में सबसे महंगा है। गन्ने का भी यहाँ पे भुगतान नहीं हुआ और ना रेट बढ़ा। ये सारे मुद्दे आप तो सब मुद्दे हैं, आज सब कहेंगे। जिस जमीन पे जाएंगे वहाँ के जो इशू होंगे तो वो कहेंगे। बीजेपी को हराने की सीधी अपील भी करेंगे? मैं कह रहा कि जब बीजेपी को वोट नहीं कोई दे रहा तो बताओ हम क्या करें। राकेश टिकैत जी, एक बड़ी अहम बात हुई है। वरुण गांधी, बीजेपी के सांसद, उन्होंने आपके आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया है, विजुअल यहाँ के ट्वीट किया और कहा कि लाखों की भीड़ उमड़ी मुजफ्फरनगर में। कहा कि ये हमारे अपने हैं, अपने खून है, हमारा साझा खून है। और कहा कि इस इज्जत के साथ सरकार को दोबारा से रीएंगेज करना चाहिए बातचीत को। कैसे देखते हैं वरुण गांधी तो भाई कोई बोल रहे कोई बिना बोलू कह रहे। आधे से ज्यादा बीजेपी इस आंदोलन के पक्ष में है। कोई बोल रहे सतपाल मलिक है, वरुण गांधी है, इस तरह के बहुत लोग आएंगे जो बोल रहे हैं। सतपाल मलिक तो पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी का बोलना आप कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक बोल रहा, जो बोल रहा है उसका धन्यवाद है। धन्यवाद करते हैं। विधानसभा चुनाव जो भी जीते, बीजेपी जीते या विपक्षी पार्टी में से किसी की सरकार बने, ये आंदोलन क्या तब भी जारी रहेगा अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है या किसी और की सरकार बन जाती है? ये आंदोलन जब तक ये वापसी नहीं होगी, आंदोलन जब तक जारी रहेगा। हमारे किसी सरकार से उससे नहीं है। अगर सरकारों के फैसले किसानों के पक्ष में नहीं होंगे तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अलावा आप लोग उत्तराखंड भी जाएंगे, उत्तराखंड में भी यही मुद्दे रहेंगे? मैं तो महाराष्ट्र में भी जाऊंगा अभी 16-17 तारीख में। वहाँ तो चुनाव नहीं है ना, वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे भी जाएंगे, बात करेंगे वहाँ पे भी। तो राकेश टिकैत आखिर हासिल क्या करना चाहते? राष्ट्रीय देश बचेगा, देश को बचाना है। और अपने मंच से भी जो है ना तंज कसना। मैं तो धन्यवाद देता हूँ तो आपकी आवाज उठाता है। तो हम कहाँ इनके खिलाफ है। हमने ये कहा कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। तालिबानी एंकर के पीछे खड़े हैं, बंदूक दिखाया कि यहाँ पे पर्दा है एंकर के पीछे और उसके पीछे बंदूकधारी है। आप तालिबान से तुलना कर रहे हैं देश के सरकार? ये कह रहा हूँ ना भाई, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। हमने तो कहा कि सरकारी तालिबान देश में है। राकेश टिकैत के निशाने पर मोदी सरकार है, लेकिन उम्मीद भी उन्हें उसी सरकार से है। भारत सरकार ने
वरिष्ठ मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बैठक एक बार नहीं 11 चरणों में करवाई और लंबी लंबी बैठकें हुई, विस्तार में बात हुई। तो ये जो दुष्प्रचार करने में कुछ लोग लगे हैं कि मंडियां बंद होगी, बताइए कौन सी मंडी बंद हुई पिछले 2 साल में? जो ये लोग कहते हैं कि खरीद नहीं होगी, खरीद पहले से ज्यादा हुई। तो ये दुष्प्रचार जो है ये यहीं तक रहेगा। मामला जब चुनावी हो जाए तो जाहिर है भीड़ की ताकत भी बढ़ जाती है और मोल भाव करने की हैसियत भी। और राकेश टिकैत ने सरकार की तुलना तालिबान से की तो देश में सियासी घमासान शुरू हो गया। इसी को लेकर संवाददाता अंकित गुप्ता ने वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल से खास बातचीत की। किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर की रैली के दौरान जो बयान दिया है वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक ही कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना तालिबान से कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद जी, राकेश टिकैत साहब किसानों की एक रैली कर रहे थे, वहां ये कह रहे हैं कि सरकार तालिबानी सरकार की तरह काम कर रही है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कभी कभी ना, जब से तालिबान का प्रभाव बढ़ा है तब से कुछ लोगों की मानसिकता भी तालिबानी हो गई है। बार बार उससे अतुत्साह में तालिबान को सपोर्ट करना, उसकी बात करना, उसका नाम लेना कहीं हमारी मानसिक विकृति का परिणाम तो नहीं है? आखिरकार जो लोग महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हों, जो लोग अपने ही लोगों को मार रहे हों, जिनके अपने लोग जी जो है वो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के पहिए से लटक के जा रहे हों, उनकी तुलना कहाँ कर रहे हो यार? अगर भारत में तालिबान जिंदा होता ना तो आप ऐसा बोल भी नहीं पाते। दूसरी बात, जो अपने आप को किसान कहते हैं, उन किसानों की रैली में क्या बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ हो सकता है क्या? क्या पत्रकारों के ऊपर हमले हो सकते हैं क्या? ऐसा काम करने वाले क्या किसान हो सकते हैं क्या? थोड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा। देखिए, बात यह कि आप भाषा की मर्यादा को जब भूल जाएंगे तो फिर भारत और भारतीय संस्कृति के वाहक नहीं कहला सकते। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत से बीपी न्यूज ने भी सवाल पूछा, उनका ये कहना था कि सरकार भले ही जो सामने आकर ना कर रही हो, लेकिन पीछे तो वही सब कर रही है, लोगों को डरा धमका करके। उन्होंने तो पत्रकारों का उदाहरण दे दिया कि तालिबान में एंकर्स के पीछे बंदूक लेके खड़े होते हैं, यहाँ पर पर्दे के पीछे, इस तरीके के शब्दों का। और एक बार नहीं, उनसे पूछा भी गया क्या वो माफी मांगेंगे अपने बयान को लेकर के। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। देखिए, मैं उनके बयान पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि ये उनका अपनी सोच है, उनकी अपनी मानसिकता है। लेकिन कम से कम भारत के जो कृषक हैं, अन्नदाता हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश न करें। उनकी जो महानता है, जो संस्कृति के वो वाहक हैं, वो गौ माता के पूजक हैं, वो संतों के उपासक हैं, भगवान के भक्त हैं, और उनको अगर तालिबान के साथ जोड़ोगे या तालिबानी मानसिकता की बात करोगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव होकर के उनकी चुनी हुई सरकार को अगर आप तालिबानी कहोगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी स्वयं की मानसिकता पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है ना जी। इस सबके बीच में जब राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जब हमारे लिए खालिस्तान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो मैंने अगर सरकार के लिए तक कर दिया तो गलत किया है। मतलब उनको कोई आपत्ति नहीं लग रही इसमें। देखिए, बात यह है कि अगर कोई खालिस्तानी मिलता है तो उसको खालिस्तानी कहेंगे ना जी। कोई सबको तो कोई किसानों को खालिस्तानी नहीं कह सकता। एक तरफ किसानों का आंदोलन साल भर से ऊपर वक्त से जारी है और दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी की मार बढ़ रही है। ताजा आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि देश विकास की गंगा उल्टी बहने लगी है और देश में जिस वक्त शहरों का विकास होना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा होने चाहिए थे, उस वक्त देश में लोगों का जमाया काम धंधा छूट रहा है और ज्यादा संख्या में लोग खेती पर आश्रित होते जा रहे हैं। कोरोना ने सबको निशाना बनाया, जान को भी और माल को भी। देश की अर्थव्यवस्था की बुरी हालत हो गई। वक्त बीता तो हालात कुछ संभले जरूर, लेकिन जो ठर्रा दिख रहा है वो चिंताजनक है। हम खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। CMIE की रिपोर्ट 2017-18 कुल रोजगार में कृषि का हिस्सा 35%। 2020-21 कुल रोजगार में कृषि का हिस्सा 39.5%। मतलब ये हुआ कि 2 सालों में जहां ज्यादा लोगों को कृषि छोड़कर दूसरे उद्योग धंधों में लगना चाहिए था, उन्हें शहर पहुंचना चाहिए था, वहीं लोग ज्यादा कृषि पर आश्रित होते गए, शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ। आर्थिक विकास के मद्देनजर ये उल्टी गंगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसका नतीजा देखिए। CMIE की रिपोर्ट
2017-18 कुल रोजगार में निर्माण क्षेत्र का हिस्सा 10%। 2020-21 कुल रोजगार में निर्माण क्षेत्र का हिस्सा 7.5%। मतलब साफ है कि पिछले 2 सालों में निर्माण क्षेत्र में भारी गिरावट दर्ज की गई। पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े भी बता रहे हैं 20.1% की विकास दर में ज्यादा बड़ा हिस्सा कृषि का रहा, जबकि निर्माण क्षेत्र में एक अकेले अगस्त महीने में ही 19 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गईं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों या माध्यमों और लघु उद्यमों को सहायता पहुंचाए, क्योंकि कुल रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि होना दरअसल अर्थव्यवस्था की कमजोरी और मजबूरी दिखाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।